नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए 15 पॉइंट्स, जो कि एक एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक आपको जरूर देखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप यदि इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ओपनिंग बैलेंस डालना। तो मैं टैली में एक बार आपको दिखा देता हूँ और एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप ओपनिंग बैलेंस बहुत जल्दी और कम समय में अपने सभी ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, फिर लेज़र में जाएंगे, फिर एल्टर में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एक लेज़र को हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जैसे मान लीजिए हमारे ये लेज़र है और सबसे एंड में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें एक एक लेज़र को ओपन करके बैलेंस डालना होगा। या दूसरा तरीका है इसमें, जैसे मान लीजिए सन्डी डाटर है, ये है, इसको कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो एंड में जाकर हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, आपको जाना है मल्टीपल लेजर्स में, एल्टर में जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है सन्ड्री डाटर। जितने भी आपके सन्ड्री डाटर होंगे सभी आ जाएंगे और सभी को एंटर करके, ठीक है, यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस डाल लेना है, ठीक है। जो भी ओपनिंग बैलेंस होंगे वो डालना है। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, एक एक करके ऐसी सबके आपको ओपनिंग बैलेंस डाल लेना। बहुत कम समय में आपके ओपनिंग बैलेंस डल जाएंगे। इसी प्रकार सन्ड्री क्रेडिटर जो होंगे, तो इसी प्रकार जो सन्ड्री क्रेडिटर होंगे उनके भी ओपनिंग बैलेंस आप ऐसे ही डाल सकते हैं। बहुत इजी वे है ओपनिंग बैलेंस डालने का, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। और वैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस डालने के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बोरोइंग रिकॉन्साइल करना। देखिए, जो हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, जो हमारी बोरोइंग होती है, उनको रिकॉन्साइल करना है। अब रिकॉन्साइल कैसे करना है, मैं चलता हूं बैलेंस शीट की तरफ। अब जैसे मान लीजिए हमारे सन्ड्री डेटर है, ठीक है। अब जैसे आदर्श किराना है, ठीक है। अब इसमें जो भी हमारी सेल होगी या पार्टी ने जो पेमेंट करी होगी हमारे लिए रिसिप्ट होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, एक एक बिल को मैच करना है। किससे? जो आदर्श किराना की स्टेटमेंट होगी, आपको क्या करना है, पार्टी से स्टेटमेंट मंगानी है और एक एक एंट्री को चेक करना है, क्योंकि हो सकता है हमसे भी गलती हो जाए या पार्टी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। जो भी गलती होगी उसको सुधार किया जाएगा। सन्ड्री डेटर होगा, उस स्टेटमेंट आपको मंगानी है और रिकॉन्साइल करनी है, ठीक है। इसी प्रकार जो सन्ड्री क्रेडिटर होंगे वो भी ऐसे ही रिकॉन्साइल किए जाएंगे और जो हमारी बोरोइंग होंगी वो भी हमें ऐसे ही रिकॉन्साइल करनी है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन तैयार करना। अब फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है पार्टी के टीडीएस चेक करना। पार्टी के टीडीएस भी चेक करने हैं, या तो आपके किसी ने टीडीएस काटे हैं वो भी आपको चेक करना है, या आपने किसी का टीडीएस काटा है वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। कहाँ से करना है मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब है फिफ्थ पॉइंट, ईपीएफ एंड ईएसआईसी की पेमेंट चेक करना, टाइम से जमा हुई है या नहीं। किसके लिए? टैक्स प्लानिंग के लिए चेक करना। जहाँ पर ईपीएफ और ईएसआईसी की लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, हम एम्प्लॉई या वर्कर का ईपीएफ और ईएसआईसी डिडक्ट करते हैं सैलरी से, वो हमें जमा कराना होता है। हमने टाइम से जमा की हुई है तो हमारा खर्चा ये इनकम टैक्स में सही माना जाएगा, ईपीएफ और ईएसआईसी का। और यदि टाइम से पेमेंट नहीं हुई है ईपीएफ और ईएसआईसी की तो वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड हो जाता है। आप ईपीएफ और ईएसआईसी की टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं और आप उसमें खर्चा बुक कर लेते हैं, बाद में आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है, किसके लिए? डिसअलाउड के लिए, ठीक है। फिर उसको जितना भी आपका ईपीएफ ईएसआईसी जो टाइम से पेमेंट नहीं हुई है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले ही चेक करना है पेमेंट टाइम से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। यदि हमारे जो डिसअलाउड होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना नेट प्रॉफिट एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट
पॉइंट है वो डेप्रिसिएशन की एंट्री करना। ठीक है, जितने भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी उनकी हम डेप्रिसिएशन एंट्री करते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ईयर एंडिंग में एक्सपेंसेस पेबल एंट्री करना। देखिए ईयर एंडिंग में एक्सपेंसेस पेबल एंट्री क्यों की जाती है, अब जैसे मान लीजिए सैलरी है, कंपनी की अलग अलग डेट होती है, किसी की 10 तारीख, किसी की 20 तारीख, किसी की 15 तारीख, हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। पेमेंट करी हमने अप्रैल में जाके, ठीक है, तो हमारा खर्चा बुक हो गया मार्च में, पेमेंट कब करेंगे, अप्रैल में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ऐसे खर्चे, जो खर्चे तो हमने बुक कर लिए लेकिन हमें पेमेंट करनी है अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर, तो उसकी एक्सपेंसेस पेबल की एंट्री होती है। कैसे होती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सभी की एंट्री आपको बता दूंगा एक सेपरेट अलग वीडियो में। अब उसके बाद है कैश नेगेटिव चेक करना। तो आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में कैश इन हैंड होता है, ये आपको चेक करना है, इसमें आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपका बैलेंस शीट में कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि इसमें पहले से ही कैश नेगेटिव है। ये कैश नेगेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक दो सुझाव आपको मैं दे देता हूँ। आपको कैश विड्रॉल करके रखना है जिससे कि आपका कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैश यदि आपके पास होगा तभी आप कैश में खर्चे दिखा सकते हैं या डाल सकते हैं। ठीक है, तो हो सके तो पहले ही अपना कैश विड्रॉल करके रखें। ठीक है, तो कैश नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद सेल, परचेज एंड टैक्स रिकॉन्साइल करना, बुक्स को जीएसटी पोर्टल से चेक करना। तो सेल हमारी जीएसटी पोर्टल, बुक्स, और अब तो इनकम टैक्स में भी हमारी सेल की फिगर आ जाती है, किसमें, फॉर्म 26A में। जीएसटी पोर्टल की, बुक्स की और हमारे इनकम टैक्स फॉर्म 26A की सेल जो है वो मैच होनी चाहिए। परचेज एंड टैक्स हमारी परचेज बुक्स और पोर्टल से मैच होनी चाहिए। आईटीसी जो टैक्स होगा वो भी हमारा मैच होनी चाहिए। ठीक है, किससे, बुक्स और जीएसटी पोर्टल से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है न्यू एक्सपेंसेस को ओल्ड एक्सपेंसेस रेशो में डालना। तो देखिए जो हमारी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट होती है उसमें जो खर्चे होते हैं उसी के रेशो में हमें नेक्स्ट ईयर में, जिस ईयर में हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के रेशो में ही डालने होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है। देखिए प्रीवियस ईयर का कोई भी खर्चा उसको डिवाइड करना है सेल से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। जो भी परसेंटेज निकल कर आएगी वो करंट ईयर की सेल से मल्टीप्लाई करनी है डिवाइड बाय 100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर का खर्चा होगा उसको डिवाइड करना है सेल से मल्टीप्लाई 100 से। करने के बाद जो परसेंटेज निकल कर आएगी वो करंट ईयर में जो सेल होगी उससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय 100। जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग उसी रेशो में डालने हैं। तो मैंने ऊपर एक्सपेंसेस पेबल की एंट्री बताई थी, ठीक है, एक्सपेंसेस पेबल की एंट्री करना। अब एडवांस एक्सपेंसेस की एंट्री, देखिए एक्सपेंसेस पेबल में क्या, हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हम एडवांस में एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है इनकम टैक्स प्रोविज़न एंट्री करना। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक इनकम टैक्स प्रोविज़न एंट्री पर एक वीडियो सेपरेट अलग से बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जैसे मैंने उसमें इनकम टैक्स प्रोविजंस की एंट्री बता रखी है, एडवांस टैक्स की भी बता रखी है, और टीडीएस को जो एडजस्ट करते हैं वो भी मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से बता रखी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फॉर्म 26A से बुक्स में टीडीएस चेक करना। ठीक है, जैसे कि हमारा पॉइंट था ऊपर पार्टी के टीडीएस चेक करना, किससे चेक करना, फॉर्म 26AS। तो फॉर्म 26AS क्या होता है कि ये एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है, जहाँ पर भी आपका टीडीएस कटा है वो फॉर्म 26AS में शो हो जाता है, यानी कि आपका टीडीएस किसी और ने काटा है, वो जमा करेगा तो आपके फॉर्म 26AS में शो हो जाता है। तो फॉर्म 26AS से चेक करना है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को सेट करना। ठीक है, सेट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर के रेशो में। अब उसके बाद सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वो है ऑडिट फी पेबल की एंट्री करना। देखिए ये एंट्री डालना वैसे सीए का काम होता है, लेकिन आप भी ऑडिट फी पेबल की एंट्री डाल सकते हैं यदि आपको ऑडिट फी पता है, ठीक है, कंफर्म है, तभी आप ऑडिट फी की पेबल की एंट्री डाल सकते हैं। तो ये भी डाल दीजिए, ठीक है, ये भी बैलेंस शीट फाइनल का ही पॉइंट है। तो दोस्तों ये थे 15 पॉइंट्स बैलेंस शीट फाइनल करने के। तो यदि आप इस पर
प्रैक्टिकल वीडियो जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस शीट को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।